नमस्कार प्रिय साथियों, आज कैरियर मेकर एकेडमी की तरफ से एएलपी जीके जीएस सीरीज का आज तीसरा पार्ट लेकर अर्थात 19 अगस्त की शिफ्ट थर्ड लेकर आज हम आपके सामने पेश हुए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इस प्रश्नोत्तर सीरीज को। और आज का पहला क्वेश्चन है, संश्लेषित फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, हालांकि फायरमैन की वर्दी अग्निरोधी बनाने के लिए इस पर प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है। तो वो कौन सी प्लास्टिक की कोटिंग है जो उसमें आग के लिए अग्निरोधी का काम करती है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा मेलामाइन। ठीक है ना, क्योंकि मेलामाइन जो केमिकली फाइबर है और उस केमिकली फाइबर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसे बनाया ही इसीलिए गया था कि वो अग्निरोधी हो। ठीक है ना, तो इस कारण से मेलामाइन का इसमें उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस जंगल के पौधे या पेड़ों की जड़ें पानी में डूबी होती हैं? इस पहला ऑप्शन है मैंग्रोव वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है कटीले वन और झाड़ियां, चौथा है चीड़ वन। देखिए, चीड़ वन जो है वो ठंडे स्थानों पर उगते हैं। ठीक है ना, ठंडे स्थानों पर, तो इसमें डूबने का जो आशंका है वो बिल्कुल नहीं होगी। दूसरे हैं कटीले वन और झाड़ियां। कटीले वन जो है वो पानी की कमी वाले क्षेत्रों पे होते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्रों पे होते हैं या रेगिस्तानी क्षेत्रों पे होते हैं, तो वहां भी उनकी जड़ों का पानी में डूबना जो है वो असंभावी है, तो इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तीसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती वन या डेसिडुअस प्लांट जहां भी होंगे वो भी पानी की न्यूनता वाले क्षेत्रों में होते हैं, तो इनका भी असंभव है। चौथा जो ऑप्शन है या पहला ऑप्शन आपका आता है मैंग्रोव वन, ये इसका सही आंसर है। अब आपको यह चीज पता होना चाहिए कि जो मैंग्रोव वन है, अगर आप भारत के मैप में देखें तो जहां गंगा नदी जाकर गिरती है अर्थात बंगाल की खाड़ी पे और बांग्लादेश वाला जो फैक्ट है वहां पे ये मैंग्रोव वेजिटेशन या मैंग्रोव वनस्पतियां पाई जाती हैं। और मैंग्रोव वनस्पतियां जो है वो दलदली क्षेत्रों पे है। कहां है? दलदली क्षेत्रों पे है, और इन दलदली क्षेत्रों में इनकी जड़ें जो हैं वो पानी में डूबी होती हैं। तो जब जड़ें पानी में डूबी होती हैं तो उनमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ये अपनी जड़ों को जमीन की सतह से बाहर निकाल लेती हैं। और जमीन की जब सतह से बाहर निकालती हैं तो इनमें छोटे छोटे से वात रंध्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम लेंटिसेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंटिसेल्स कहते हैं। और वो श्वसन जो है वात रंध्रीय श्वसन कहलाता है, जिसे इंग्लिश में न्यूमेटोफोरिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो मैंग्रोव वेजिटेशन जो है वो न्यूमेटोफोरिक रेस्पिरेशन करता है। इस कारण से दो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जड़ें किसकी पानी में डूबी होती है? मैंग्रोव वनस्पति की। और मैंग्रोव वनस्पतियां किस प्रकार का श्वसन करती हैं? तो न्यूमेटोफोरिक रेस्पिरेशन या वात रंध्रीय श्वसन करती हैं। ये दो चीजें आपको याद रखना है, तो इसका सही आंसर जो है वो मैंग्रोव वन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो सबसे चमकीला जो ग्रह है वो है आपका शुक्र। ठीक है ना, जो आपको नग्न आंखों से देखा जा सकता है, जिसके लिए आपको टेलीस्कोप की आवश्यकता या दूरदर्शी की आवश्यकता नहीं होती है। तो शुक्र जो है वो पृथ्वी का जुड़वा भाई, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी है, और सुबह और शाम ये दोनों टाइम जो है ये दिखाई भी देता है। तो शुक्र जो है वो सबसे चमकीला ग्रह है। विच इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई देन वीनस या शुक्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? अब देखिए, एक चीज आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान की आत्मा जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रीहम्बल अर्थात प्रस्तावना को कहा था। ठीक है, लेकिन हृदय और आत्मा बी.आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा है, जो आपका मौलिक अधिकार है। यहां पे इस क्वेश्चन में आपकी प्रस्तावना जो है वो ऑप्शन में ही नहीं है। ठीक है, और ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है ये भी क्वेश्चन में अलग से नहीं पूछा गया, इसलिए हम इस क्वेश्चन में ये मान के चलते हैं कि भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में मौलिक अधिकार को हम लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन यदि प्रस्तावना होता तो आपको आंसर प्रस्तावना देना पड़ता, क्योंकि स्पष्ट रूप से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की आत्मा, भारतीय संविधान की प्रीअम्बल या प्रस्तावना को कहा है। ठीक है, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग। ठीक है, इस यहां से शुरू होती है और लास्ट तक बिल्कुल है ना, उस चीज को आप याद कर लीजिएगा। अगर आपको याद हो तो आप मेरे साथ एक बार दोहरा सकते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक
और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना है जिसको कभी भी छेड़ा नहीं जा सकता, अर्थात इसमें ऋणात्मक संशोधन कभी भी संभाव्य नहीं होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर वर्तमान में है वो हो जाएगा मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? देखिए, जलाशयों के साक्ष्य, लोथल में नौका मिली थी लेकिन जलाशय के साक्ष्य, रिजर्वायर नहीं मिले हैं, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा धौलावीरा। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? धौलावीरा है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? ठीक है ना, तो राजाजी जो फिल्म एक बनी थी आमिर खान और करिश्मा कपूर की, वो उसकी शूटिंग कहां हुई थी? उत्तराखंड की वादियों में। तो यहां से आप याद रखिएगा कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी कहां स्थित है? उत्तराखंड में है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ISCII का सही पूर्ण रूप है? ठीक है, अब इसको आप पहला ऑप्शन पढ़िए, यही इसका सही आंसर है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है ना, इसको रट लीजिए, ये कई बार बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है। इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ISCII का ये फुल फॉर्म और सही फुल फॉर्म है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है जो आप 6 to 10 के बीच में बहुत अच्छे से पढ़ चुके होते हैं कि आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में क्या होते हैं। आउटपुट डिवाइस जो हमें दिखाए, ठीक है ना, और आउटपुट के लिए जो सबसे पहला ऑप्शन है वही इसका आंसर हो जाएगा, मॉनिटर। जैसे हम कोई भी कीवर्ड प्रेस कर रहे हैं तो हमारा जो सामने परिलक्षित दृश्य आ रहा है वो कौन सा है? आपके मॉनिटर पे दिखाई देता है, इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? मॉनिटर होगा। इसके अलावा स्कैनर, जॉयस्टिक और कीबोर्ड, ये तीनों जो हैं ये इनपुट डिवाइस हैं। अगर आप नोट करना चाहें तो यहीं पे आप नोट कर लीजिएगा कि ये इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील किस राज्य में है? तो सबसे बड़ी जो तटीय खारे पानी की झील है वो है आपकी चिल्का लेक। कौन सी है? चिल्का लेक या चिल्का झील है, और चिल्का झील कहां है? उड़ीसा में है। कहां है? उड़ीसा में है, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, अपने बाएं हाथ में पेन को पकड़कर एक व्यक्ति अपना प्रतिबिंब शीशे में देखता है कि पेन दाएं हाथ में है, तो यह निम्न में से किस घटना के कारण है? ठीक है, ये आपको याद रखना है कि यदि मैं ऐसे खड़े होकर सामने अपने शीशे पे देखूं तो ये मुझे इस हाथ में पेन पकड़े हुए समझ में आएगी कि ये मेरे दाएं हाथ में है। ये घटना जो है ये कहलाती है पार्श्व व्युत्क्रमण की। ठीक है ना, अर्थात हमारा जो पार्श्व है, ये हमारे शोल्डर हैं, वो चेंज हो गए हैं, इसीलिए इसको मिरर इमेज भी कहा जाता है। ठीक है ना, मिरर इमेज में क्या होता है? आपके जो लेटरल साइड्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है पार्श्व व्युत्क्रमण या पार्श्व लेटरल रेसिप्रोकल प्रोसेस। ठीक है ना, लेटरल्स जो है आपके वो इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? पार्श्व व्युत्क्रमण होगा। अपवर्तन, कुल आंतरिक प्रतिबिंब या विभक्त प्रतिबिंब इसके आंसर नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट कैपिटल जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई? तो कैपिटल जी की जो खोज है वो खोज की गई थी हेनरी कैवेंडिश द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? हेनरी कैवेंडिश द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं? विच व्हाट आर द रेसिप्टर्स फॉर डिटेक्टिंग टेस्ट कॉल्ड? ठीक है ना, तो इसे रसस्वादी अभिग्राहक कहा जाता है। रसस्वादी लिख लीजिएगा, थोड़ा सा यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, रसस्वादी अभिग्राहक कहते हैं। ठीक है ना, टेस्ट बड्स कहते हैं इनको। अब आप एक चीज समझें, आपकी जो जीभ है, इस जीभ में आपके 4 पार्ट होते हैं और उसी पार्ट से एक विशेष स्वाद का अनुभव होता है। जो आपकी टिप ऑफ द टंग है, अर्थात जीभ का अग्रभाग, जिसे हम पहला नंबर देते हैं, इससे आप 2 चीजों का पता लगाते हैं। एक तो होता है आपका सॉल्ट और दूसरा होता है स्वीट।
जितने भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे कि जब आप अकेले रहते हैं और खाना बनाते हैं या चाय और कॉफ़ी बनाते हैं, तो जब भी चाय और कॉफ़ी बनाते हैं उसका टेस्ट हम करते हैं तो हल्का सा चम्मच में लेके और जीभ के बिल्कुल अग्रभाग से टच करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कॉफ़ी या चाय मीठी है या नहीं है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि आप एक पूरा कप चाय पीने के बाद ये पता कर पा रहे हैं कि हाँ वो मीठी है या नहीं है। इसी प्रकार जब हम सब्जी बनाते हैं तो उसमें भी हल्का सा स्पून पे लेके और टिप ऑफ द टंग से जब भी हम टच करते हैं तो पता चलता है कि नमक बराबर है या नहीं है। ठीक है, तो सॉल्ट और स्वीट दोनों का जो पता है वो कहां से चलता है, आपके जीभ के अग्रभाग से चलता है। इसके बाद आते हैं जो जीभ का पार्श्व भाग है, ठीक है ना, लेटरल पार्ट है, इसको हम 2 नंबर देते हैं और इससे आपका पता चलता है खट्टेपन का। ठीक है ना, खट्टा, तो खट्टेपन का जो एहसास है वो हमेशा किससे होता है, जीभ के पार्श्व भाग से होता है। ठीक है, जीभ का जो पिछला भाग है इसको हम 4 नंबर दें तो इस 4 नंबर से किसका टेस्ट आता है, आपके कड़वेपन का, बिटरनेस का जो है वो कड़वेपन का जो एहसास है वो हमेशा कहां से पता चलता है, 4 नंबर, बिल्कुल गटकते समय। जब भी अगर हम बीमार होते हैं और हमको कोई ऐसी दवाई या सिरप दी जाती है जो कड़वी हो, ठीक है, तो जब हम उसे गटकते हैं तो बिल्कुल लास्ट पार्ट पे वो समझ में आती है कि हाँ ये ज्यादा कड़वी थी। ठीक है ना, जब आप करेले की सब्जी खाएं, नॉर्मली आप जब उसे खा रहे होते तो आपके मुंह में उतनी कड़वी नहीं लगती, गटकते समय करेला ज्यादा कड़वा लगता है। तो उसका जो ओरिजिनल टेस्ट है वो, उसका जो टेस्ट बड्स कहां पे होती हैं, बिल्कुल लास्ट पार्ट में होती हैं। ठीक है, और जो तीसरा पार्ट है ये है आपका स्पाइसी या तीखापन के लिए। ठीक है ना, तो तीखापन का जो सबसे ज्यादा एहसास है वो जीभ के बिल्कुल मध्य भाग पे लगता है। कहां पे लगता है, जीभ के मध्य भाग पे। आप याद रखें कि जब भी आपको बहुत तीखा लगता है तो आपके जो दांत हैं वो आपके जीभ के मध्य भाग को ऐसे रब करना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा आप उसको रब करना शुरू कर देते हैं क्योंकि जीभ के मध्य भाग में वो स्पेशल टेस्ट बड्स हैं जो तीखेपन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, तो ये रस स्वादी अभिग्राहिका हैं जो जीभ के चारों भागों में अलग अलग जगह पर स्थित होती हैं। ठीक, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा रस स्वादी अभिग्राहक। रासायनिक अभिग्राहक हो नहीं सकता। घ्राण अभिग्राहक, घ्राण मतलब होता है नासिका, तो इससे अगर कोई टेस्ट जाएगा तो वो नाक के लिए जाएगा। सामेदिक अभिग्राहक हो जाती है स्किन, जो संवेदनाओं को ग्रहण करती है। ठीक है ना, जैसे किसी ने टच किया तो आपको पता चल गया, कांटा चुभा आपको पता चल गया, गर्म लगा आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये आपके संवेदी अभिग्राहक है। क्लियर, चले अगला क्वेश्चन। जब हम आवर्धिक तालिका में समूहों में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। ठीक है ना, What happens as we go down the group in the periodic table? जब ग्रुप में जाएंगे, अब आप समझें कि जैसे ये एक ग्रुप है, एस ब्लॉक है, ठीक है ना, इसमें सबसे पहला तत्व कौन सा हो गया, हाइड्रोजन हो गया, फिर उसके बाद लिथियम हो गया, फिर सोडियम हो गया, फिर पोटेशियम हो गया, फिर रुबिडियम हो गया, फिर सीजियम हो गया, फिर फ्रांसियम हो गया। ठीक है, तो जब इस पीरियोडिक में हम ग्रुप में नीचे जाएंगे, ग्रुप डाउन जाएंगे, तो हमेशा क्या होगा, अगर ये 1s में है तो ये 2s में होगा, ये 3s में होगा, ये 4s में होगा, तो हमेशा नंबर ऑफ जो सेल है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ जो सेल होगी वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इसी के साथ साथ उस एटम का जो साइज है वो भी इंक्रीज होता जाएगा ग्रुप में जाने पर नीचे। ठीक है, तो इसका अब आप ऑप्शन में देखते हैं, सेल की संख्या घट जाती है तो ये गलत हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम नहीं हो सकते, उस ग्रुप में उस जैसे ही होंगे। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। तीसरा है सेल की संख्या बढ़ जाती है, जो हम बात कर रहे थे, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं, परमाणु का आकार कम हो जाता है, गलत, परमाणु का आकार ज्यादा हो जाएगा, लार्ज होगा। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन जो है वो सही है कि सेल की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। एक अल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। यदि कोई भी चीज 0 डिग्री सेल्सियस पे है, 0 डिग्री सेल्सियस पे है, तो उसका जो वैल्यू है वो हमेशा कितनी होगी, 273 केल्विन होगी। ठीक है ना, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273 केल्विन। अब यहां पे इसका तापमान दिया है 78 डिग्री सेल्सियस, तो सीधी सी बात है हम इस पे 78 जोड़ दें, तो 8 3 11, ठीक है ना, 7 7 14 1 15 और 2 1 3, तो 351 केल्विन जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको हमेशा इस चीज को याद रखना है कि कोई भी चीज अगर डिग्री सेल्सियस पे दी है, उसे केल्विन टेम्परेचर पे बनाने के लिए उस पे क्या करेंगे, 273 जो है वो जोड़ देंगे। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य ने 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी ली थी। तो ये जो मेजबानी है ये मिली थी मेघालय को। ठीक है ना, इसका जो सही आंसर है वो क्या है, मेघालय है 2022 में। लेकिन अगर क्वेश्चन यहीं पे अब 2024 का पूछे तो 2024 में ये हुआ है आपके मणिपुर में।
ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। जो अब 39, 40, 41, तो 41 जो नेशनल स्पोर्ट्स हैं वो कहां हुए हैं इस बार के? मणिपुर में हुए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में विदेशी खुफिया रिसर्च सेवा और एनालिसिस विंग रॉ के वर्तमान निर्देशक कौन है? ये क्वेश्चन जो है ये 2019 का है, और 2019 में रॉ के जो चीफ थे, RNW के जो चीफ थे वो थे अनिल कुमार धस्माना जी। कौन थे? अनिल कुमार धस्माना। ये उस समय का क्वेश्चन है जब ये पूछा गया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो अनिल कुमार धस्माना उस समय था, लेकिन अभी नहीं है, क्योंकि ये वर्तमान में कब पूछेगा? 2024। तो 2024 में जो आंसर होगा ये होगा इसका रवि सिन्हा। वर्तमान में RNW के जो चीफ हैं वो कौन है? रवि सिन्हा जी हैं। ठीक है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो चीफ हैं वो कौन है? रवि सिन्हा हैं। तो इस आंसर को आप अलग से लिख लीजिएगा, क्योंकि ये पहले वाले ऑप्शन में वो नहीं थे। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ऑक्साइड है? ठीक है, आयरन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा। ठीक है ना, चले अगला क्वेश्चन, मानव नरों में मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही अंग है जिसे कहते हैं, तो इसे मूत्र मार्ग कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहेंगे इसको? मूत्र मार्ग कहेंगे। अगला क्वेश्चन, किस भारतीय लेखक ने थिंग्स टू लीव बिहाइंड पुस्तक में कुमायूं की पहाड़ियों में जीवन का वर्णन किया है? तो आप ये देखें, अगर विक्रम सेठ, अनोश ईरानी, शशि थरूर और नमिता गोखले। विक्रम सेठ जो है वो हिमाचल से हैं, अनोशा ईरानी मुंबई से हैं, शशि थरूर केरला से हैं और नमिता गोखले जो हैं वो उत्तराखंड से हैं। और उत्तराखंड में ही कहाँ है? कुमायूं रेंज है। ठीक है ना, तो जो इसका सही आंसर होगा, जो वहां की लोकल हैं वो कौन होंगी? नमिता गोखले होंगी। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? नमिता गोखले, क्योंकि वो वहां की लोकल हैं उत्तराखंड के, और उन्होंने ही ये किताब लिखी है थिंग्स टू लीव बिहाइंड। ठीक है, चले अगला क्वेश्चन, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है? यदि किसी हथौड़े को आप ऊपर उठाएं और वहीं पे उसे जाम कर दें तो उसमें केवल कौन सी एनर्जी होगी? स्थितिज ऊर्जा होगी। कौन सी होगी? उसकी स्थिति पे जो ऊर्जा है वही उसके साथ रहेगी। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी जिसे कहते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे होगी। ठीक है, सॉरी, इसको पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, काइनेटिक तो गतिज हो जाएगा। ठीक है ना, तो स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी इसको बोला जाएगा। चलिए अगला, ऊतक क्या होता है? व्हाट इज टिश्यू? ठीक है, तो टिश्यू क्या है? टिश्यू में अगर आप देखें तो एक ही प्रकार की कोशिका से बने जो कोशिकांग होते हैं उन्हें ऊतक कहा जाता है। ठीक है ना, अ ग्रुप ऑफ सेल्स क्या कहलाएंगे? टिश्यू कहलाते हैं। लेकिन वो ग्रुप ऑफ सेल ऐसा नहीं कि वो अलग अलग काम करेंगे, जो ऊतक बनाएंगे वही ऊतक जो है आगे चल के ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है ना, तो वो एक ही प्रकार के जो सारे ऊतक होंगे वही काम करेंगे आगे एक प्रकार के अंग का। ठीक है, तो उनमें जो कार्य करने की क्षमता है वो भी एक जैसी होगी और उनके बनने की जो कला है वो भी एक जैसे होगी। अब आप इन ऑप्शनों में देखें, वे कोशिकाएं जो मूल रूप तो है परंतु दिखने और कार्य करने में समान होती हैं। ठीक है ना, दूसरा है कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में भिन्न होती हैं, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं। चौथा है कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से समान होती हैं परंतु दिखने और कार्य करने में भिन्न होती हैं। तो दिखने और कार्य करने में भिन्न नहीं हो सकती, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा कि वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन, एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें। ठीक है ना, इसको जो कहते हैं इसमें बड़ा सिंपल सा है कि आप किसी भी पौधे का एक छोटा सा भाग आपने काटा और उसे जाके दूसरी जगह पे इम्प्लांट कर दिया। ठीक है ना, तो इस प्रकार का जो प्रजनन है वो कहलाता है बॉटेनिकल रिप्रोडक्शन। क्या कहलाता है? बॉटेनिकल रिप्रोडक्शन, अर्थात वानस्पतिक प्रजनन। क्या कहलाता है? वानस्पतिक प्रजनन कहलाता है कि आपने वनस्पति को एक जगह से काट के दूसरी जगह अतिरोपित कर दिया, किसी पत्ती को रख के दूसरी जगह उससे और निकलने लगी। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाएगा? वानस्पतिक प्रजनन, और इसी को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन,
फरवरी 2018 से हैदराबाद की आईपीएल टीम सनराइजर्स, इसको सुधार लीजिएगा, सनराइजर्स हैदराबाद का मालिक कौन है? तो सनराइजर्स हैदराबाद का जो मालिक है वो है कलानिधि मारन। क्या नाम है उनका? कलानिधि मारन, ये इसके इस समय मालिक है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए, अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के टीवी कार्यक्रम क्वांटिको में कौन सी प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री ने अभिनय किया है? आप ये बहुत चर्चित रही हैं, ठीक है ना। इन्होंने विदेशी एक व्यक्ति निक जॉनस से शादी भी की है। आप जान गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, प्रियंका चोपड़ा। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? प्रियंका चोपड़ा इसका सही आंसर है। इन्होंने निक जॉनस से शादी भी की है और क्वांटिको में इन्होंने अभिनय भी किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ईसाई धर्म के सबसे प्रसिद्ध चर्चा में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? तो सेंट पीटर्स बेसिलिका जो है वो विश्व के सबसे छोटे देश, विश्व के सबसे छोटे देश वेटिकन, जिसकी राजधानी भी वेटिकन सिटी है, इसमें है। और यहां की जो पॉपुलेशन है वो फिक्स है 1000 पीपल, 1000 लोग सदैव। अब आप आश्चर्यचकित होंगे कैसे? तो ये इटली के अंदर ही एक छोटा सा देश बनाया गया है जो ईसाइयों के धर्म गुरुओं के लिए है, और वो जहां वहां पे 1000 जो टॉप उनके पादरी हैं वो वहां पे रहते हैं हमेशा। एक जो मेन हो गए और बाकी उनकी सेवा के लिए या अन्य कार्यों को देखने के लिए। ठीक है ना, तो सेंट पीटर्स बेसिलिका वर्ष में 3 बार खुलता है, हमेशा नहीं खुला रहता, और वहां पे हमेशा फिक्स 1000 लोग रहते हैं। अब अगर उनमें से किसी का देहावसान हो गया तो जो उस रैंक में और आने वाला है टॉप में से, जो 1000 के बाद होंगे उस सीरीज में, उनको अंदर ले लिया जाता है और बाकी लोग फिर अपने स्थान पर रह जाते हैं। ठीक है ना, तो वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश है, ईसाई धर्मगुरुओं के लिए बनाया गया है, और इसमें फिक्स 1000 लोग सदैव रहते हैं, न उससे कम होते न ज्यादा होते। ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? वेटिकन हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। मैड्रिड जो है ये स्पेन की राजधानी है, लिस्बन और पीसा ये भी यूरोपियन कंट्रीज के देश हैं। ठीक है, आपको ये याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये जो थर्ड शिफ्ट थी 19 अगस्त की, ये यहां से समाप्त होती है जीके जीएस की। यदि आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।